बात हो जाएगी हमारी। और अब मैं अपील करता हूँ अगर किसी शिक्षक की कोई समस्या हो तो मैं पूछना चाह रहा था सर, जैसे बच्चों की कुछ ने पेपर दिया और फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी एक पेपर में बैक आ गई। जब वो बच्चा सेकंड सेमेस्टर पेपर देता है उसमें पूरा पास हो जाता है, थर्ड सेमेस्टर में जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर की बैक पेपर की भी परीक्षा साथ ही में देता है उसके। लेकिन जब रिजल्ट आता है सर तो उसका रिजल्ट इनकम्प्लीट आता है। ये समस्या बहुत दिन से आ रही है कि अगर वो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर क्लियर कर लिया है तो मतलब उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए वेबसाइट पे। उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी में परसू करना पड़ता है कि करेक्शन बनवाना पड़ता है, फिर करेक्शन बनता है तो उसके बाद उसकी मार्कशीट इशू होती है। तो चाहते हैं कि सर इस समस्या का समाधान मिले। हमारी तरफ से ये अगर बैक पेपर देने के बाद अगर आप परीक्षा पास कर लिए हैं तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट जो है करेक्ट रिजल्ट उस पर दिखना चाहिए। जी सर। तो मैं इस चीज़ को जो है संबंधित जो सेक्शन है उनसे बात करके उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करूँगा। सर एक चीज़ और था कि जैसे हम लोग के यहाँ अलग यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जैसे BCA या BBA हमारा अवध यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, बच्चा कर रहा है, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन जब वो मास्टर्स करता है MBA करता है तो उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। तो जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हम लोग यूनिवर्सिटी से कराते हैं तो उसमें अगर कोई भी लड़के की मार्कशीट अब यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं वो ऑनलाइन हमारा रिजल्ट चेक करता है। जब रिजल्ट चेक करता है तो पता चलता है रिजल्ट बैक पेपर था बच्चे का लेकिन पास कर दिया, उसके बाद सारी मार्कशीट है अवेलेबल लेकिन रिजल्ट वेबसाइट पे नहीं शो हो रहा है। समस्याएं हैं ये, इसका हल निकल जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अभी दोनों मोड में है, मिक्स मोड में है, और पेपर भी करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं। उसकी वजह से सब समस्याएं हैं। जब कंप्लीट डिजिटाइजेशन हो जाए तो ये सब समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इस प्रोसेस में समय लगेगा। हाँ सर। अभी हम नहीं कहते कि ये तुरंत हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। ये जो है तर्कसंगत है कि ये होना चाहिए। थैंक यू सर। सर अब ये तो बच्चों का था, एक मैं अपनी और हमारे जो सेल्फ फाइनेंस के जो शिक्षक बंधु लोग हैं तो उनका मैं मैंने कई बार परसों किया कि मेरा किसी अन्य अदर कॉलेजेस में जो हमारा BCA से रिलेटेड है या BBA से रिलेटेड है तो उसमें हमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए हमारा नाम जाना चाहिए, लेकिन सर वो अभी तक हो नहीं पा रहा। मेरा क्या जो भी हमारे सेल्फ फाइनेंस वाले जितने भी टीचर लोग हैं उन लोगों का नहीं हो पाता है सर। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों को यूनिवर्सिटी के में हम लोगों को होगा, हमारी स्किल डेवलप होगी। बहुत अच्छे विचार है ये, और प्रश्न ये बहुत कॉमन प्रश्न होगा हमारे तरफ से। मेरे पास है तो उनको जो है एग्जामिनर बनाना चाहिए दूसरे कॉलेज में। ये मैं इस पर जो है परीक्षा नियंत्रण से बात करूंगा और इस दिशा में हम जो है कैसे हम आगे बढ़े इस पर बात करेंगे। सर थैंक यू सर। और कोई छात्र और शिक्षक उसके अमूल्य निधि है, और जब छात्र और शिक्षक की कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है। मैं तो हमेशा छात्रों के बीच में आकर के उनसे संवाद करके उनसे जानकारी हासिल करके बड़ी खुशी होती है। मैंने अभी विश्वविद्यालय में PhD ऑर्डिनेंस नया लागू किया और ये प्रयास किया है पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कि हम जो कैंपस में जो कोर्स चल रहे हैं सेल्फ फाइनेंस के, उसमें जो टीचर हैं जिनके इनको 5 साल 10 साल हो गए हैं और जहाँ पर PG प्रोग्राम चल रहा है उनको भी PhD सुपरवाइजर बनाने का मौका मिले। अभी ये प्रयास किया है कि सब्जेक्ट को हमने मंच से चाहिए और यहाँ के प्राचार्य को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस संवाद के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करके मेरा हौसला अफजाई किया है। और जिस संवाद कार्यक्रम में हमारे कुलगुरु हो, घर का मुखिया हो, तो वहाँ अपनी बात कहने पे किसी को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई लज्जा नहीं, कोई अंदर की भावना जो हो वो निकल के आनी चाहिए।
क्योंकि अब मुखिया से यह था कि हर बात आप अपनी सहजता से अपने मुखिया से कह लें। तो काफ़ी कुछ बातें ऐसी थी तो मैंने कहा तो कॉलेज की तरफ से जाना चाहिए, लेकिन अभी संवाद के कार्यक्रम में एक बात क्लियर हो गई। BCA का जो सेमेस्टर प्रणाली है, LLB की सेमेस्टर प्रणाली है, अब कि ये परीक्षाफल रुक जाता है तो स्नातक वर्ष में फिर अगली साल से PG स्तर पर फिर आएगी सेमेस्टर प्रणाली, तो ये लगातार चलती रहेगी। तो जितना जल्दी हो इस पे काम करके इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। दूसरी चीज मेजर और माइनर की बात आ रही थी, प्राचार्य जी ने सबके सामने रखा। तो हमको तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक तरह से कहा जाए तो ये हम सबके लिए नहीं है। शासन की नीति है तो लागू हो गई है, हमको पालन करना है, क्योंकि यहाँ टीचर डाट रेशियो हो, फैकल्टी हो, स्टूडेंट्स कम हो, टीचर हो, उनको पालन करना है। जो हमारा मुखिया कहेगा विश्वविद्यालय से आएगा उसको पालन करना ही होगा। अभी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई, संभवतः 25 अप्रैल से मुख्य परीक्षा होगी। हम पढ़ाएंगे कब सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को? जनवरी से क्लासेस सब है, जनवरी तो प्रथम छमाही का है, फिर सेकेंड सेमेस्टर की हमको मिड टर्म करानी है, वोकेशनल कराना है, फिर प्रैक्टिकल्स कराने के बाद मुख्य परीक्षा होगी सेकेंड सेमेस्टर की। तो लगातार परीक्षा ही चलती रहेगी। यही मेरा कहना है कि मेन इसको हम एकेडमिक कैलेंडर में जब तक निरूपित नहीं करेंगे, बांधेंगे नहीं, और इसको एक ठोस प्रबंधन करना होगा, उसको किस प्रकार लागू किया जाए। जब तक ठोस व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम लोग साल भर केवल परीक्षाएं ही कराते रहेंगे, रिजल्ट आता रहेगा, ऐसी में हम पूरा महाविद्यालय लगा रहेगा। तो इसकी व्यवस्था मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सर, इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए अगले से। इस सत्र में संभव नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसको लागू किया गया, और सबसे आप लोग जानकर खुशी होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा ही विश्वविद्यालय था जो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया था। और यह भी जानकर आपको खुशी होगी कि जितने भी विश्वविद्यालय थे जिसने बाद में लागू किया, हमारे यहाँ से फैकल्टी गई है, वहाँ पे संवाद कार्यक्रम या जो सेमिनार्स हुए थे विश्वविद्यालय से महाविद्यालय से बुला करके वहाँ संवाद रखा गया था। तो इसका कुछ फायदा तो हमारे विश्वविद्यालय को, हमारे महाविद्यालयों को मिला है। जो माइनर और मेजर, मैं भी क्यों सुझाव रख रहा हूँ, समस्याएं आपके सामने रख दिया। माइनर में और मेजर की बात आ रही थी, जैसा प्राचार्य जी ने कहा कि जो पुरातन विषय हमारे चल रहे थे वो मेजर में है, जिससे हमको आगे बढ़ना, कुलपति जी ने भी कहा कि जिससे हमको PG करना है, रिसर्च करना है, मेजर सब्जेक्ट तो वही है। माइनर सब्जेक्ट इसलिए रखा गया है, जहाँ मेरी सोच है, जो हमने पढ़ा है कि जिस विषय को हम जानते नहीं हैं, साइंस का विद्यार्थी है, बाकी केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स मैथ लेके केमिस्ट्री पढ़ा, उसको हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानकारी नहीं है, सोशियोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है। तो जो कंसेप्ट है सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का या पॉलिटिकल साइंस का, उस कंसेप्ट को हम जाने कि पॉलिटिकल साइंस है क्या चीज़, इतिहास, प्राचीन इतिहास है क्या चीज़, इसीलिए माइनर सब्जेक्ट रखा गया है। और हर साल आप यह माइनर बदल भी सकते हैं। 2 सेमेस्टर में केवल आपको एक बार चयनित करना है माइनर सब्जेक्ट, और उसको परीक्षा देनी। यदि आपने प्रथम सेमेस्टर में लिया माइनर विषय, तो उसी सेमेस्टर में आपको इसकी परीक्षा देनी है। सेम कोर्स, सेम सिलेबस है आपका, जो आप हिस्ट्री फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं, पढ़ाया गया आपको, वही माइनर का सिलेबस होगा। जुलॉजी का जो फर्स्ट पेपर होगा, माइनर का जुलॉजी जो आप माइनर लेंगे, वही सब्जेक्ट उसमें, वही सिलेबस उसमें रखा गया है। केवल जानकारी के लिए माइनर सब्जेक्ट रखा गया है, उसकी डेप्थ में आपको नहीं जानी है। ये लगे आप हर चीज जानते हैं। वोकेशनल कोर्स कौशल विकास के लिए रखा गया है कि रोजगार परक हर विद्यार्थी को नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी सब चाहते हैं लेकिन सबको मिल नहीं पाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था की गई है उस वोकेशनल कोर्स के माध्यम से कि हम उसको पढ़ करके, सीख करके कोई स्वरोजगार कर सके, सड़क पे इधर उधर घूमे न, किसी के पास रोजगार मांगने की नौबत ना दे।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मूलभूत उद्देश्य है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, उसके लिए वोकेशनल कोर्स रखा गया है और महाविद्यालयों को छूट दी गई है। विश्वविद्यालय ने बाधा भी नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा में बाधा भी नहीं गया है कि अपने स्तर से सिलेबस तैयार कीजिए, अपने स्तर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और उस वोकेशनल कोर्स को जैसे चला सकते हैं। आपके पास कम संसाधन है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, उसके लिए एमओयू करिए। जो इंडस्ट्रीज हमारे पास लोकल हैं, हमको बाहर भी नहीं जाना है, ये विद्यालय तो अगल बगल तमाम फैक्ट्रीज हैं, तो हम जो फैक्ट्री है उसी के स्तर का वोकेशनल कोर्स अपने विद्यालय में चलाएं और उनसे सहायता प्राप्त करके वहाँ ट्रेनिंग के नाम एस्टेब्लिश कर पाते हैं। उस इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के, उनकी फैक्ट्री में जाकर के वहीं से अपने विद्यार्थियों को सिखाने की कोशिश करें। बात ये भी आई थी कि पैसा कहाँ से आएगा, वो तो फैक्ट्री वाला पैसा मांगेगा, जैसा इंटर्नशिप की बात आ रही थी। तो हम विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नो प्रॉफिट क्लास में आप उतना ही पैसा लीजिए, विद्यार्थियों को भार न पड़े और उसी पैसे से अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था वोकेशनल कोर्स ही कीजिए। तो चीज तो अच्छी है, लेकिन हम जो हमारा स्ट्रक्चर है इस समय महाविद्यालयों का, उसमें सेमेस्टर प्रणाली कितना सार्थक होगी ये तो भविष्य बताएगा। अभी तो केवल LLB का था, VCA का था, BBA का था, तो उसमें भी दिक्कत होती है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड जो आपने कहा था, तो अब तो स्नातक स्तर अगली साल से लागू होगा स्नातकोत्तर स्तर पे। तो समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय का संकल्प है, उसमें लगा हुआ है, एडमिशन उसी में लगा हुआ है। सर ने बताया कि दोनों तरह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड चल रहा है, तो निश्चित रूप से समस्याएं तो अभी आएंगी जब तक कि हम पूर्ण रूप से डिजिटाइजेशन हमारा नहीं होगा। महाविद्यालय में अवश्य पहुंच जानी चाहिए थी, क्योंकि फिर लड़का दौड़ के जाता है, एक बार फीस विश्वविद्यालय जमा किया, पुनः वो दौड़ करके जाता है, पुनः फीस जमा करता है, वहाँ सुनने वाला कोई जल्दी मिलता नहीं, तो लड़कों के साथ प्रॉब्लम तो होती है। तो निवेदन हमारा यही है कि जो डिग्री है वो महाविद्यालय में पहुंच जाएगी तो आसानी से वितरित हो जाएगी। संबंध में राजभवन से भी निर्देश आया है कि जो पुरानी डिग्रियां हैं विश्वविद्यालय, उसे सीधे जो है छात्र के पते पर, जो उसका नया पता हो, पता करके बाई पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया जाए। और जो नई डिग्रियां हैं 2-3 साल पहले की, वो सब संबंधित कॉलेजों को दिया जाए, वो कॉलेज से डिस्ट्रीब्यूट। इस तरह का जो है सुझाव जो है प्राप्त हुआ। ऐसा होता है तो सर बहुत उपकार होगा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के ऊपर। महाविद्यालयों को सूचित नहीं हो पाता कौन विद्यार्थी भरा है कौन नहीं भरा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पेंडिंग दिखा शो करता है ऑनलाइन। किस बच्चे ने कॉलेज में फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद हार्ड कॉपी विद्यालय में जमा नहीं किया है और महाविद्यालय ने उसको वेरीफाई नहीं किया है, वो पेंडिंग दिखाता है। मैं अभी कल लास्ट डेट थी 25 तारीख को, BA सेकेंड ईयर MA फाइनल प्रीवियस सबकी 70 विद्यार्थियों की थी हमारे यहाँ, रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों की। मैं वेरीफाई कराया, बच्चे फॉर्म नहीं जमा किए थे या जमा किए थे तो फीस जमा नहीं थी, उनका वहाँ रोक दिया गया। जिसने फीस जमा की थी मैंने मान लिया हार्ड कॉपी जमा नहीं है, लेकिन विद्यालय ने एडमिशन लिया है, फीस जमा है, मैंने उसका वेरीफाई कर दिया। क्योंकि समस्या अभी फर्स्ट सेमेस्टर में करते हैं अपने रिस्क पे कि यदि फीस जमा है, हार्ड कॉपी नहीं जमा है उनकी, तो वेरीफाई कर सकते हैं। उनका प्रवेश पत्र रोक लो, जो भी सब कमियाँ थी उसको दूर करा करके विश्वविद्यालय को सूचित करें। यदि लड़का ने एडमिशन लिया है, पूरी फीस जमा है और ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, परीक्षा फीस जमा कर दी है, तो एक नैतिक दायित्व बनता है महाविद्यालयों का कि उसके परीक्षा फॉर्म को वेरीफाई अवश्य करें। मैंने पूरा करा दिया इस बार, किसी का रोका नहीं। यदि फीस जमा है तो वेरीफाई करा दिया, क्योंकि मैं 90 विद्यार्थियों को लेकर झेल रहा हूँ। सर के पास भी समस्या गई थी, तो उन्होंने कहा समस्या का समाधान होगा कैसे, ये तो आपस की बात है, महाविद्यालय स्तर की बात है। यदि लड़के ने फीस जमा किया, हार्ड कॉपी नहीं जमा की है, तो आप यदि चाहते हैं लड़का परीक्षा दे, फीस जमा है तो आप वेरीफाई कर दीजिए, मैं नहीं रोकूंगा। तो ये तो हम लोगों को करना
करना पड़ेगा। सर प्रवेश और मार्कशीट की बात आती, बन के तैयार रहती है, लेकिन हम 35 साल हो गया मेरी सर्विस के, इधर 5-7 साल से हम पता करते हैं, बन जाती है, पड़ी रहती है। पहले विश्वविद्यालय उसको भेजता था अपने मैसेंजर के द्वारा, अब हम जाकर के खुद लाते हैं। या तो ये सूचना मिल जाए कि आप मंगवा लीजिए, परीक्षा पर मार्कशीट आ गई है, तैयार हो गई है, या तो इसको अपने स्तर से सर इसको भिजवाने का प्रयास करें। ये अच्छा सुझाव है। कम से कम ये समाचार मिल जाना चाहिए कि आप फला कॉलेज की मार्कशीट तैयार है, कॉलेज कोई भी मैसेंजर आकर के ऐसा संभव है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, 3 परीक्षाएं 4 परीक्षाएं हो जाती हैं, तब तक कंटिजेंसी, पारिश्रमिक की बात छोड़िए सर, कंटिजेंसी नहीं पहुंचती। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि इस बार शायद अभी बन के अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है इस परीक्षा का, तो उसको सर कृपया दिखवा लीजिए कि वो कम से कम कंटिजेंसी समय से पहुंच जाए। इस संबंध में एक नई गाइडलाइन भी प्राप्त हुई है राजभवन से। राजभवन ये चाहता है कि हर कॉलेज को जो अग्रिम है उसे पर छात्र के हिसाब से दे दिया जाए। बहुत अच्छी सर। और उसका समायोजन करने की बाध्यता। ये काशी विद्यापीठ में जननायक बलिया में एडवांस पूरा पारिश्रमिक कंटिजेंसी एक छात्र के हिसाब से पहले ही दे दिया जाता है। तो अभी हमारे प्राचार्य नियुक्त हुए कॉलेज से ये पूरे प्रदेश में ये लागू हो गया है। ये हो जाए सर तो बहुत बड़ी चीज, समस्या का समाधान, मतलब आपके विश्वविद्यालय से आधा समस्या खत्म हो जाती है। 31 मार्च 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। व्यवस्था करें, कॉपी पेपर सब व्यवस्था कॉलेज को करनी पड़ती है। इसके लिए कोई प्रबंध तंत्र व्यवस्था नहीं करता कि कहाँ से पैसा हम ले नहीं सकते, क्योंकि एडेड कॉलेज में व्यवस्था नहीं इस तरह की, कोई फीस आप अपने से बढ़ा दें। तो मैं निवेदन आपसे है कि मिड टर्म की कापियाँ भी विश्वविद्यालय आपूर्ति करें। अन्य विश्वविद्यालय में सर हुआ है इस तरह, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मिड टर्म का जो इम्तहान होना है सर, वो आंसर बुकलेट्स विश्वविद्यालय उपलब्ध करा दें। मिड टर्म जो परीक्षाएं होती है ये छात्र और विद्यार्थी टीचर के बीच की बात होती है। इसमें विश्वविद्यालय का कोई रोल नहीं होता है। मिड टर्म इसलिए दिया गया है कि टीचर जो है अपने छात्र को भली बात जानता है, वो अपने छात्र की असेसमेंट करके विश्वविद्यालय को सूचित करें कॉलेज के माध्यम से। और जो इंड सेमेस्टर एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी कराती है, जो मेजर होता है 70% या 75%। 25% मार्क्स जो है ये प्रत्येक टीचर असेस करके विश्वविद्यालय को भेजता है। इसमें जो है विश्वविद्यालय इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, क्योंकि ये जहाँ भी पहले जैसे एग्रीकल्चर में बहुत पहले से ये टेस्ट होता रहा है। ये जो है कैसे करना है ये टीचर और छात्र आपस में समझ लें, ज़्यादा अच्छा है। ये जैसे कापियाँ आई, बच्चे जो कापी लाते हैं उन्हीं में टेस्ट करना है। अलग से इसके लिए कोई विश्वविद्यालय आंसर शीट प्रोवाइड करे, क्योंकि एक तो कॉलेज तो है नहीं। कॉलेज देखिए जो एनईपी है ना, एनईपी का जो कंप्लीट पैकेज जब लागू होगा ना तब इसका आनंद मिलेगा। अभी तो हम लोग जस्ट एक शुरू किए हैं, वो भी हाफ वे में है, तो उसका सबको पता भी नहीं है, इसलिए परेशानी हो रही है। जब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, हर जिले में एक तो ऐसे बड़े बड़े कॉलेज हो जाएंगे जो अपना परीक्षा खुद कराएंगे, ऑटोनॉमस हो जाएंगे, तभी वो पूरी तरीके से नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है सही मायने में तभी वो लागू हो पाएगा। इतनी छात्र संख्या है, जहाँ जिस विद्यालय के पास अगर 2 लाख 4 लाख छात्र होंगे तो जो नई शिक्षा नीति है इसको लागू करने में तमाम दिक्कतें आएंगी। छात्र संख्या जो है, जब जिम्मेदारियां हम बांट देंगे जिले में या हर 2 जिले में एक जिले में एक यूनिवर्सिटी हो जाएगी, तभी ये अच्छी तरीके से लागू होगा। अभी 8 जिले एक विश्वविद्यालय के पास में, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा विद्यार्थी है कि
प्रोवाइड कर पाना ये जो है बहुत ही मुश्किल कार्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही है कि जितने इकाइयां हैं सबको इंडिपेंडेंट कर दी जाए, तो उद्देश्य है हम हासिल कर पाएंगे कि सबको। एक सुझाव मांगा गया था अटेंडेंस के, ऐसी शिक्षा का अटेंडेंस के हम लोग के पूरा महाविद्यालय हमारा DP से ज़्यादा है, हर विषय की अटेंडेंस अपलोड करनी है, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, प्रैक्टिकल्स हो। मतलब 6 महीने का केवल BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का करीब 38,000। तो जैसे हम वोकेशनल का भेजते हैं या मिड टर्म के भेजते हैं, उसमें तो अटेंडेंस आपने 5 नंबर रखा है, मैंने उसको जब भर के दे दिया आपको 15 नंबर की समस्या है कि महाविद्यालयों के लिए। इधर प्रथम सेमेस्टर हमारे मेथड हम जोड़ा था कि 38,000 फीडिंग करनी है, वोकेशनल मिड टर्म अटेंडेंस, फिर उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आएगा, फिर थर्ड सेमेस्टर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, PG1 PG2। तो ये संभव नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ, या तो इसके लिए अलग से पूरा का पूरा आपको सिस्टम देना पड़ेगा। एडेड कॉलेज में सब संसाधन आपको अच्छी तरह मालूम है कि आप देख चुके हैं महाविद्यालयों को कि संसाधन कैसे मिलता है, कैसे होगा, तो बड़ी वापों की स्थिति होगी। तो यह ऑफलाइन मोड में रहे, जो वोकेशनल जो हम आप 25 नंबर का भेजते हैं तो अटेंडेंस उसी में 5 नंबर ऑलरेडी आप अवॉर्डेड है, तो ऑफलाइन ही माना जाए उसको, जो हमने भेज दिया ये कंफर्म है कि हाँ इसकी अटेंडेंस बच्चे की है। जहाँ कम बच्चे होंगे वहाँ तो हो सकता है, जैसे B.Ed में हमारे जाता है ऑनलाइन 100 बच्चे का आराम से आप भेज सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी विकराल समस्या हो जाएगी अटेंडेंस में। तो मैंने अपने सुझाव में भेजा है विश्वविद्यालय में जब मीटिंग होगी। जी, थैंक यू सर।